मैं मुकेश सर अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और हम लोगों का कार्यक्रम जो पढ़ाई का चल रहा है वो है NTPC के लिए प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन। तो हम लोग इस बुक में जो हमारे प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। और आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस का सेट नंबर 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पता है आप लोगों को मैं आपका मैथ पेपर का डिस्कशन करता हूं। आइए सबसे पहले यहाँ देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो 31 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का देखिए कह रहा है कि एक रस्सी की लंबाई 8 फीट 9 इंच है, 3 बराबर भाग में बांटना है। 3 बराबर भाग में बांटने के लिए किसी भी चीज़ को क्या करेंगे 3 से भागा दे देंगे। केवल अब यहाँ ये देखना है इंच में प्रत्येक भाग का निकालना है हम लोगों को लेंथ। तो यहाँ फीट भी है और इंच भी है, तो फीट को आप इंच में बदल लें। तो 8 फीट में अगर देखें तो 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 12 और गुना कितना कर लेंगे 8, 12 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा 96। साथ ही साथ देखिए यहाँ 9 इंच था तो 96 में 96 में अगर आप 9 को जोड़ लेंगे तो ये देखिए टोटल कितना हो जाएगा 105 इंच। और हमको 3 पार्ट में अगर बांटना है, 3 बराबर भाग में बांटना है, प्रत्येक भाग की लंबाई चाहिए, तो 105 में आप 3 से भागा दे देंगे और आंसर हम लोगों का यहाँ से आ जाएगा देखिए कितना 35 इंच। तो आंसर में हम लोगों का 35 इंच हो जाएगा। क्या करना है सबको यहाँ इंच में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद 3 से भागा दे दिए। इक्वल पार्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आ जाए। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक आदर्श वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 4 डिजिट वाला सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट है वो आपको निकालना है। तो इसके लिए प्रोसेस आपको पता है वैसे तो 4 अंक 3 अंक ये सब का है, आप ध्यान में रखें डायरेक्ट कि 4 अंक का जो सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या है वो 98019801 है। तो और टाइम आप अपना सेव कर सकते हैं, या दूसरे रूप से अगर ध्यान रखें तो 99 का स्क्वायर होता है, 99 का स्क्वायर होता है, तो भी आपको जल्दी आप काम कर सकते हैं। लेकिन प्रोसेस वाइज देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या ले लेते हैं और यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 9 से अगर आप भाग लगाएंगे तो यहाँ 81 हो जाएगा, यहाँ 8 आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ से 9 आ जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए 9 9 18 हो जाएगा, फिर आप 9 से यहाँ भाग लगा सकते हैं, रेस्ट 8 हो जाएगा, 72 और 8 से देखिए 0 8 हो जाएगा, 9 8 17। 9 में 1 को घटाएंगे तो 8 होगा, यहाँ फिर आपका देखिए 9 हो जाएगा, 8 में 7 को घटाएंगे 1। तो रिमाइंडर जो आपका बचा वो कितना हो गया 198। हम लोग उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो सबसे बड़ा संख्या जो हम लोगों का था 9999, इसमें हम लोगों को कर देना है 198। 9 में 8 घटाएंगे 1, फिर यहाँ देखिए 0, फिर यहाँ 8 और यहाँ 9। आंसर जो हम लोगों का हुआ वो कितना हो गया 9801। तो इस रूप से ये निकालने का प्रोसेस है, लेकिन आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है 4 अंक का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो 99 का स्क्वायर होता है, और 99 का स्क्वायर कितना होगा 9801। चलें 33 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का देखिए दे रहा है वो कहता है किसान को कुल मिलाकर 912 रुपये मिले, जो कि 1 रुपये वाले, 5 रुपये वाले और 10 रुपये वाले 3 टाइप का नोट है। 1 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, 10 रुपया वाला सिक्का है। और कहता है उन तीनों सिक्कों की संख्या समान। इसमें यहाँ देखें संख्या समान, समान मतलब बराबर हो जाएगा। संख्या अगर बराबर है यानी 1 वाला अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। अब यहाँ से ध्यान दें तीनों टाइप का अगर x है, ये 1 वाला, ये 5 वाला और ये 10 वाला, और कुल रुपए कितने वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 रुपया वाला अगर x सिक्का होगा तो x रुपया होगा, यहाँ 5x रुपया होगा, यहाँ 10x रुपया होगा, और टोटल जोड़ दिए तो वो तो दिया हुआ है हम लोगों को देखिए कितना 912। जोड़ेंगे 10 5 15 और 1 16 है, x बराबर देखिए कितना हो गया 912। x का वैल्यू आप निकालेंगे तो पहले यहाँ 5 बार में लगाएंगे 80, और उसके बाद 7 बार में लग गया तो 57 हो गया। आपको निकालना है नोटों की कुल संख्या। नोटों की कुल संख्या यानी कितना 3x। अब यहाँ से अगर देखें कुल सिक्के, तो कुल सिक्के के लिए 3x, तो 3 और गुना x आप कितना निकाले 57, गुना कर लेंगे इसको तो देखिए क्या आ जाएगा 171। तो आंसर जो 33 का होगा वो नंबर सी यानी 171 हो जाएगा। चलें आगे बढ़ें। अब हम लोग 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखें। कहता है 2 पूर्णांक ऐसे हैं कि पहले नंबर का वर्ग दूसरे वर्ग से 112 अधिक, रेशियो दिया हुआ है 4 और 3। तो अगर इसको 4x ले लिए तो ये 3x हो जाएगा। तो उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर,
और इसका स्क्वायर कर लेंगे 9x स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किए? क्योंकि वर्ग का यहाँ देखिए डिफरेंस दिया हुआ था 112, तो यहाँ 112 लिखे। 16 में 9 को घटाएंगे 7x स्क्वायर बराबर 112 हो जाएगा। इसको अगर कैंसिल किया जाए तो ये 16 बार में x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। वर्गमूल 16 का निकल गया। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, छोटी संख्या का मान। छोटी संख्या क्या था मेरा? 3x। x आपने कितना निकाला? 4, तो 4 गुना 3 कर लेंगे। आंसर देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा? 12। छोटी संख्या के लिए 4 गुना 3, आंसर हो गया 12। बड़ी संख्या पूछता 4 गुना 4 करते, आंसर होता 16। आ जाए अगले क्वेश्चन में चलें। अब कहता है बाह्य बिंदु पर ये आपका ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, सर्किल से रिलेटेड वेस्ट। कहता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बारे में सही विकल्प चुनिए, यानी इस तीनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आपको देखना है। पहले क्या लिखा गया? स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र में बराबर कोण बनाती है। स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र में बराबर कोण बनाती है। ये देखें, ये स्पर्श रेखा हो जाएगा, इस रूप से केंद्र करेंगे तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ अगर देखा जाए ये आपको पता है कि ये 90 होता है और यहाँ भी ये 90 होता है। स्पर्श रेखा हमेशा क्या करता है? रेडियस के साथ 90 का समकोण बनाता है, 90 का कोण बनाता है। और ये दोनों जब समान होगा तो इसके सामने का कोण, यानी ये कोण भी आपस में बराबर होगा और ये कोण भी आपस में बराबर होगा, ये दोनों त्रिभुज का। अब यहाँ से अगर देखें तो स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र में बराबर कोण बनाती है। तो ये स्पर्श रेखा यहाँ जो कोण बनाया, तो अगर ये थीटा होगा तो इस ये स्पर्श रेखा चूंकि आपस में बराबर होता है तो ये भी कितना बनाएगा? थीटा ही बनाएगा। और यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा में देखें, बाहरी बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान। ये आपको पता है, कोई भी बाह्य बिंदु से जब आप वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमेशा 2 स्पर्श रेखा खींचा जाता है और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर ही होती है। तो ये दोनों का लेंथ जो होगा वो हमेशा बराबर होगा, यानी ये भी सही हो जाएगा। तीसरा में क्या लिखा गया? स्पर्श रेखा उस रेखा पे समान रूप से कोण बनाती है जो केंद्र को बिंदु से जोड़ती है। केंद्र को बिंदु से जोड़ती है, यानी ये कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर। चूंकि ये कोण बराबर है और यहाँ दोनों में 90 है, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये तीनों कथन जो सही है वो क्या होगा? सही होगा। तो आंसर हम लोगों को क्या लिखना होगा? 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा सी नंबर। चलें इसके बाद हम लोग यहाँ देखें, नीचे दिए गए आंकड़े पर विचार करना है ABC। ये भी अगर देखा जाए तो टेंजेंट लाइन पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। इसमें से कौन आपका रिलेशन निकल के आ सकता है वो यहाँ देखना है। तो ये अगर हम लोग यहाँ से बनाए तो देखिए AP बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? AR लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो फिर BP और बराबर में देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? BQ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो CQ और बराबर में क्या लिख सकते हैं? CR लिख सकते हैं। ये कहाँ से लिखे हम लोग? पिछला क्वेश्चन में ही देखे थे। कोई भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है? बराबर होती है, तो वहाँ से ये लिखा जा सकता है। अब इस दोनों से अगर हम लोग देखें AP और BP, हम लोगों को देखिए यहाँ AB है, तो AB कैसे आएगा? अगर AP और BP को हम ऐड करेंगे तो आ सकता है। तो ये दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो AP प्लस BP, और AP प्लस BP को आप क्या लिख सकते हैं? AB, और AB बराबर क्या क्या लिखा जाएगा? AR और प्लस में हो जाएगा BQ। एक समीकरण यहाँ से बन सकता है। फिर उसी प्रकार अगर देखें तो यहाँ हम लोगों का AB है, एक में देखिए AC है, तो AC कैसे आएगा? AR और CR को जोड़ने पर आएगा। तो इसमें AR है, यहाँ CR है, तो ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो AR प्लस CR मिल के हमारा देखिए क्या हो जाएगा? AC। A से R का दूरी, C से R का दूरी जोड़ देंगे तो यहाँ से A से C का दूरी हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़े तो यहाँ हम लोगों का क्या है? AP प्लस CQ। इसके बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग? AP और प्लस में क्या लिखा सकता है? CQ। अब इसमें हम लोगों को देखना है, इसको हम लोग अगर समीकरण 4 ले लें और समीकरण 5 ले लें तो हम लोगों को अब इसमें दोनों को ऐड कर लेते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस रूप से आप काम कर सकते हैं। देखना है कि हम लोगों को लाना क्या है। यहाँ देखिए हम लोगों का AR है और साथ ही साथ हम लोगों को क्या है? AP है। तो AR के बदले भी आप क्या लिख सकते हैं? AP लिख सकते हैं। जितना होगा AR, यहाँ देखिए हम लोगों को दिया हुआ AR बराबर क्या हो जाएगा? AP। ये आप चाहें तो इसको भी AR लिख सकते हैं या इसको भी AR लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम AR ले लेते
सपोज करें इस AP के बदले हम लोग AR ले लिए है और समीकरण को घटा लेते हैं। तो समीकरण को घटाएंगे तो यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ माइनस लेंगे, तो यहाँ हम लोगों का क्या आएगा AB माइनस AC और बराबर ये AR आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हम लोगों का क्या बचेगा BQ माइनस CQ। अब तो एडजस्ट करने वाली बात है, लेफ्ट राइट करके समीकरण देख लेना है हम लोगों को। यहाँ हम लोगों का अगर देखें तो CQ को इधर अगर ले आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको AB प्लस CQ और बराबर में देखें यहाँ हम लोगों का क्या है BQ और ये AC इधर से जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यही आंसर देखिए हम लोगों को यहाँ लिखा हुआ AB प्लस CQ दोनों में दिया हुआ है। इधर क्या है BQ प्लस BQ प्लस AC यानी आंसर जो हम लोगों का है वो किस में मौजूद है, ऑप्शन नंबर B में। तो आंसर हम लोगों का देखिए AB प्लस CQ बराबर क्या हो गया AC प्लस BQ। आप AC प्लस BQ कहें चाहे BQ प्लस AC कहें, दोनों सेम चीज होता है। चलें क्या लिखा गया, संतरे के दाम में 30% बढ़ गया, 208 रुपये में 12 संतरे कम, निकालना क्या है, वास्तविक मूल्य क्या है। वास्तविक मूल्य जैसे ही कहा गया, वास्तविक मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य अगर कहा गया है तो इसके लिए केवल आप अगर इसको x माने, इसको y माने, इसको a माने, तो प्रारंभिक मूल्य के लिए एक फार्मूला देखिए आता है xy और बटे में कर लेंगे यहाँ 100। अगर ये बढ़ रहा है तो प्लस लिखना है 100 प्लस x इंटू a, कम होता तो 100 माइनस x लिख लेते। और परिवर्तन के बाद का अगर निकालना है तो xy बाय 100 है, केवल लिख देना है। आइए यहाँ से हम लोग देखें x का वैल्यू क्या है 30, इंटू में क्या लिखेंगे 208 और नीचे यहाँ x में 30 को 100 में जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 130 और a का वैल्यू है 12। कैंसिल करना है यहाँ से 0 0 तो देखिए कैंसिल ही हो जाएगा, 13 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और फिर 3 से ये 4 बार में कैंसिल, 4 से ये 4 बार में कैंसिल। तो आंसर जो हम लोगों का आएगा वो देखिए वास्तविक मूल्य में प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य पहले वाला मूल्य जो भी आप कहें, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 रुपया प्रति संतरा कीमत 4 रुपया होगा। चलें अगले क्वेश्चन में चलें। क्या कहता है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहले तथा दूसरे का रेशियो 5:2 है, दूसरा तथा तीसरा का रेशियो 5:4 है, पहला और तीसरा का गुणनफल दिया हुआ है। तो अगर पहला और तीसरा का गुणनफल दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला और तीसरा का रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो आपको ये पता है A बाय B बराबर कितना है 5/2 और B बाय C बराबर कितना है 5/4। तो आप AC अगर निकालेंगे तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस समीकरण को तो BC से और यहाँ हो जाएगा 5/4। यानी डायरेक्ट अगर देखा जाए तो आप लिख सकते हैं कि A अनुपात C जो होगा, B से B आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो A अनुपात C जो होगा वो कितना आ जाएगा 25:8। अब हमको दे रहा है कि पहला और तीसरा का गुणनफल 1800 है। तो अब अगर हम लोग इसका पहला और तीसरा का इसको मान लें 25x और C को मान लें 8x, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हम लोगों को दे रखा है 1800। अब तो कैंसिल करने वाला डाटा है यहाँ, x गुना x तो देखिए x स्क्वायर आ जाएगा, 25 गुना 8 आप करते हैं तो 200 होता है, 200 से ये कैंसिल होगा 9 बार में, x का मान क्या निकल जाएगा 3। अब ये देख लें क्या पूछा जा रहा है, तीनों संख्याओं का योग क्या है। तो तीनों संख्याओं का योग अगर निकालना था, रेशियो हम लोग निकाले हुए थे, यहाँ देखिए 5:2 था और दूसरा में क्या था हम लोगों का 5:4, तो कितना कितना आया था 25 आया था, 10 आया था और 8 आया था। यही 25-8 का यूज हम लोग यहाँ किए थे। तीनों संख्या का योग निकालेंगे तो 25 और 10 35 होगा, 35 में अगर 8 को आप जोड़ लेंगे तो 43 43 हो जाएगा। तो 43x यानी 43 और गुना क्या लिखना है 3, तो 3 गुना 3 करेंगे 9, 4 तिहाई 12। तो आंसर हम लोगों का जो आएगा नंबर डी यानी 129 129। चलें अगले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कहता है 3 नमूनों 3 सैंपल्स में दूध और पानी का देखिए रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। 3 सैंपल्स में दूध और पानी का जो आपको रेशियो दिया हुआ है वो कितना कितना है 1:3। पहला में है 1:3 और दूसरा में है 3:5। तो दूसरा में देखिए लिखा हुआ है 3:5 और तीसरा में है 11:5।
तीनों नमूनों की समान मात्रा को लिया गया। बस यहाँ से ही काम सीखना है, नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो देखना है। इसके लिए सबसे सिंपल उपाय है कि इसको आप जोड़ लें तो ये 4 हो गया और यहाँ 8 हो गया और 11 5 16 आनुपातिक योग ले लेना है और उसका एलसीएम निकाल लेना है। तो 4 8 और 16 का एलसीएम होगा 16। तो पहला में भी 16, दूसरा में भी 16 और तीसरा का भी लेंगे 16 और रेशियो में केवल बंटवारा कर लेना है। इसको बांटना है 1 और 3 में, इसको बांटना है 3 और 5 में, इसको बांटना है आपको 11 और 5 में। अब रेशियो का बंटवारा है, आप जानते हैं कि जो मान दिया हुआ रहता है रेशियो के उसी मान से भाग देते हैं, जो निकालना रहता है रेशियो के उस मान से गुणा करते हैं। तो अगर इस 16 को 1 3 में बांटना है तो 3 और 1 4 होगा, 4 से भाग लगाएंगे तो 16/4 4 आ जाएगा। तो 4 गुना 1 करेंगे 4 होगा और यहाँ 4 गुना 3 करेंगे 12। पहला 4 हो गया, दूसरा 12। यहाँ देखिए 8 से भाग लगाएंगे 2, तो 2 गुना 3 करेंगे 6 होगा, 2 गुना 5 करेंगे 10 हो गया, तो 6 और 10 हो गए। उसी प्रकार इसको करेंगे तो ये क्या क्या आ जाएगा 11 और 5 आ जाएगा। अब तो केवल ऐड कर लेना है, जोड़िए 6 4 10 और 11 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21 और 12 10 22 में 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। यानी आपका यहाँ कैंसिल भी हो सकता है। देखिए 3 से अगर इसको कैंसिल करें तो 7:9। तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो क्या हो जाएगा 7:9। इस रूप से आसान तरीके से आप इसका काम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलें। 40 नंबर में क्या हुआ है कि 31 संख्या का औसत 19 है, प्रथम 8 का औसत 24 से संख्या का औसत क्या होगा। तो 31 का औसत 19 है तो टोटल योगफल निकालेंगे तो 31 × 19 लिख देंगे। अब माइनस कर दें, प्रथम 8 का औसत 24 है तो यहाँ 8 और गुना 24 कर दें। अब शेष संख्या का औसत पूछ रहा है तो 31 संख्या था, उसमें 8 संख्या का निकल गया तो 31 - 8 कर लीजिए, आंसर हो गया। इसी को कैलकुलेशन केवल करना है। ये देखिए 19 + 1 हो जाएगा 57 और 1 58, 589 आ जाएगा ये। माइनस 8 गुना 4 करेंगे 32 + 3 होगा 16 और 3 19 हो जाएगा। नीचे अगर देखा जाए तो 11 में 8 को आप घटाएंगे तो 3 आएगा, ये 23 आ जाएगा। 9 में 2 को घटाएंगे 7 आ जाएगा। 8 में 9 यानी 18 में 9 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। 4 में 1 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, बटे 23 है। भाग लगाया जब पहले अगर देखें तो आप एक बार में यहाँ भाग आसानी से लगा सकते हैं। अब एक बार में अगर हम लोगों का भाग लग गया तो इसमें घटेगा तो यहाँ 6 और 6 यहाँ फिर आ जाएगा कितना 167। अब अगर 23 से भाग लगाएंगे तो लगभग, अब देखिए एक बार में अगर पहला बार भाग लग गया तो आगे काम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वाला तो एक ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कौन 17.26। तो आंसर जो होगा यानी इसका कैलकुलेशन जो आएगा वो आ जाएगा 17.26। तो इस रूप से आप कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं, भाग लगाने का जरूरत नहीं है। आंसर हम यहाँ लिख भी देते हैं 17.26 आसपास। अब आ जाए, एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर। मूलधन के 20% के बराबर कहने का मतलब हुआ कि मूलधन अगर आप लेंगे 100 तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20। यही तो काम है। यानी P अगर हमारा 100 हो गया तो SI हो जाएगा 20। टाइम कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। निकालना क्या है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मेन यहाँ हम लोगों को क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो रेट चाहिए तो रेट के लिए क्या फार्मूला निकालेंगे, ब्याज गुना 100 और बटे में कर लिए मूलधन इंटू समय। तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, देखिए ये 4 बार में कटेगा, यानी रेट जो आपका था वो कितना परसेंट था 4%। अब देखिए क्या कहा, ब्याज मूलधन के बराबर, यानी मूलधन अगर 100 है तो ब्याज भी 100 होना चाहिए। तब समय जब आप निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्याज यानी 100 लेना है गुना 100, मूलधन भी 100 करना है हमको, ये दोनों बराबर करना था, और रेट आप निकाले हुए थे 4। तो ये आपस में कैंसिल हो गया। 4 से आप इसको 25 बार में कैंसिल करेंगे और आंसर जो हम लोगों का आएगा वो बी नंबर यानी 25 वर्ष। अगले में चले, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 13 और 17 है। तो क्या पूछा जा रहा है, हानि का अनुपात, यानी इसको डायरेक्ट इसी को मान लें डाटा। खरीदे 17 में बेचे 13 में, तो हानि हुआ कितने का 4 रुपये का। तो 4 और बटे नीचे क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या लेना है 17 गुना 100 कर लेना है, यानी 400 बटे 17% हो गया। अब 17 से आप इसमें भाग लगाएंगे तो पहले कितना 2 बार में लगेगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, और तब आप 6 और 0 60 हो जाएगा। फिर 17 से लगाएंगे 3 बार में,
यानी आंसर जो आपका आएगा, ऑप्शन जब दिया हुआ है तो कैलकुलेशन भी आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाता है। तो आंसर जो हम लोगों का देखिए आया वो ए नंबर, यानी कितना आ गया 23.52%। इसके बाद चलें 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को दे रहा है 120 रुपये प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन संतरे खरीदता है। तो प्रति दर्जन है और 5 दर्जन खरीद रहे हैं, तो गुना कर दीजिए, यानी सीपी जो होगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा 120 गुना 5 कितना रुपया आ जाएगा, 600 रुपया आ जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हम लोग सेल प्राइस पे काम करते हैं। सेल प्राइस के बारे में क्या कहा, उनमें से प्रत्येक को 11.5 की दर से बेचता है। प्रत्येक यानी एक का कीमत दिया हुआ है 11.5। तो आपके पास कितने संतरे हैं, 5 दर्जन। 5 दर्जन यानी कितना, 12 गुना 5 60 पीस। 60 पीस है तो 11.5 और इंटू क्या करना होगा आपको 60। पॉइंट के कारण जीरो गायब हो जाएगा। 6 गुना 5 करेंगे 30, 3.5 हो जाएगा। 66 में 3 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 690। कॉस्ट प्राइस क्या था 600, सेल प्राइस कितना हो गया 690, लाभ कितने का हो गया 90 का। परसेंटेज प्रॉफिट आप निकालेंगे तो प्रॉफिट बटे में करेंगे कॉस्ट प्राइस, इनटू में कर लेंगे 100 और इसी को कैंसिल करेंगे तो 6 से कैंसिल होगा 90, कितना बार में 15 बार में। तो आंसर जो आपका आएगा वो कितना 15%, 15%। चला जाए अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन में देखिए, बस इसको सरलीकृत सिंप्लीफाइड करना है। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम √2 हो जाएगा, √2 इंटू √18 √36, तो उसका वर्गमूल 6 हो जाएगा। और माइनस में देखा जाए तो √2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 1 ही रहेगा। तो 6 में 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 5 और बटे में कितना √2। तो आंसर जो आपका होगा वो देखिए क्या हो गया 5/√2। एलसीएम लेना है, कैलकुलेशन करना है। आ जाए अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, कुछ बढ़इयों ने एक कार्य 15 दिनों में करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 3 अनुपस्थित थे तथा शेष ने कार्य को 20 दिनों में पूरा कर दिया। बढ़इयों की वास्तविक संख्या, मान लीजिए वास्तविक संख्या अगर x ले लें तो m1d1 करेंगे, कितना दिन, यहाँ 15 दिन है तो x और गुना कितना लिख लिए 15, m1d1 बराबर 3 अनुपस्थित रह गया तो क्या आएगा यहाँ x - 3, कितना प्रेजेंट रहेगा, कितना दिन में समाप्त हुआ 20, तो यहाँ इंटू 20 कर लें। 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार में, 5 से कैंसिल होगा ये 4 बार में। तो 3x बराबर देखिए क्या आया 4x - 12, तो x = अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो वास्तविक संख्या क्या थे, तो आंसर क्या लिखेंगे 12। चलें अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कहता है एक ट्रक मरम्मत कराने के पश्चात 90 से चलता है और पहले 80 से चलता था, 80 के स्पीड से। मरम्मत कराने के पश्चात x दूरी 8 घंटे में। अब यहीं से सोचें, मरम्मत के पश्चात उसका स्पीड कितना है 90, चला कितना घंटा 8 घंटा। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुना समय। तो x बराबर अगर हम निकालते जो वो लिखा हुआ है तो 90 और इंटू 8 कर लेते, यानी कितना हो जाता 720। अब आ जाए क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है मरम्मत कराने के पहले 4x दूरी। तो जब x आप 720 निकाले हुए हैं तो 4x करेंगे तो 4x का मतलब क्या होगा 4 गुना 720, ये डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस मरम्मत के पहले जब वो चलेगा तो किस स्पीड से चलेगा 80 के स्पीड से चलेगा। समय पूछा जा रहा है तो समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी जो आप निकाले हुए हैं, चाल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको कैंसिल अगर करेंगे तो ये 9 बार में, 9 गुना 4 करेंगे तो आंसर देखिए क्या आ जाएगा 36 आवर। तो 36 घंटा आंसर लिख लेना है, यानी नंबर सी। चला जाए इसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर देखिए एक ग्राफ आपको दिया हुआ है। इस ग्राफ में ईयर बाय ईयर मृत्यु की संख्या को दर्शाया गया है। जैसे 2011 में 2500 है, 12 में 6000 है, 13 में 5000 है, ऐसा है आपका दिया हुआ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या कम थी। पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या कम कहा गया है। अब आ जाए जैसे यहाँ देखें 2012 में तो पिछले वर्ष से बढ़ गया, यहाँ देखें 13 में कम है, पिछले वर्ष था 6000 तो यहाँ है 5000, फिर यहाँ देखिए है 4000 और यहाँ देखिए पिछले वर्ष से कम यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये कहने का मतलब हुआ वर्ष 2013 और फिर वर्ष 2015 और वर्ष 2017, ये तीनों में पिछले वर्ष की अपेक्षा कम दिया हुआ है।
अब देख लेना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ हमारा 13, 15 और 17 तीनों था आपका, लेकिन उस तीनों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो आपके पास केवल मौजूद है कौन सा ऑप्शन, वर्ष 2013। आंसर होगा क्वेश्चन के मुताबिक आंसर 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है, लेकिन विकल्प के अनुसार अगर चलें जो हमको ऑप्शन दिया है तो वहाँ केवल और केवल मौजूद है वर्ष 2013, तो आंसर हम लोग लिखेंगे वर्ष 2013। चल दूसरे क्वेश्चन में देखें, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 और 13 के बीच हुई मृत्यु की संख्या में क्या अंतर है, यानी 11 और 13 में डिफरेंस देखना है हम लोगों को। आइए फिर से लौटें ग्राफ पे, 11 और 13 अगर देखें तो 11 में मृत्यु का संख्या देखिए क्वेश्चन में दे रहा है कितना है 2500, और 13 में देखें तो कितना है 5000। तो 5000 में 2500 को अगर आप घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2500। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस हमको 11 और 13 का देखना था, तो डिफरेंस जो आया वो कितना 2500। 13 में 5000 था, 11 में 2500 था, घटा दिए तो 2500 आ गया। आ जाए अगला क्वेश्चन में देखें तो क्या कहता है, 17 की तुलना में 14 में हुई मृत्यु की संख्या परसेंटेज है, परसेंटेज कितना अधिक है। 17 की तुलना में 14 में देखना है कितना परसेंट अधिक, ये 14 17 पे काम करना है। 14 में अगर देखा जाए तो ये कितना है 6000, 17 में देखना है तो ये कितना है 5000। अब प्रतिशत वृद्धि यही निकाल लें, पहले वृद्धि अगर देखा जाए तो वृद्धि कितने का है 1000 का, तो ये 1000 और बटे में कितना कर लेंगे आप 5000 और इंटू में कितना करेंगे 100%। इसी को अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये देखिए 5 से ये कैंसिल होगा 20 बार में, और आंसर जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 20%। तो इस क्वेश्चन का अगले क्वेश्चन का आंसर जो हम लोगों का 49 का होगा वो सी नंबर यानी 20%। आगे 50 नंबर में चला जाए, कहता है यदि सड़क दुर्घटना के कारण हुई प्रत्येक मौत के लिए औसतन 50 लाख रुपए बीमा के रूप में भुगतान किया गया तो वर्ष 16 में कितना बीमा करोड़ रुपये में आपको लिखना है। अब यहाँ से देखिए 50 लाख है प्रत्येक मौत के लिए, यानी एक व्यक्ति के लिए 50 लाख दिया जाता है, और 16 का निकालना है। तो हम लोग पहले 16 में देखेंगे कि टोटल मौत कितना, तो 16 में देखिए कितना है 7500। तो ये जब 7500 हो गया तो 7500 मौत की संख्या था 16 में, और एक के लिए आप देते थे कितना 50 लाख देते थे, तो यहाँ 50, और तब जो ये आया डाटा ये किस में आया लाख में। अब इसको अगर हम लोग देखें बदलना किस में, 50 लाख कहने का मतलब लाख में 10 टू द पावर कितना हो जाता है 5 हो जाता है। करोड़ अगर करेंगे तो 7 होगा, तो उसको 2 को और हटा दें आप, ये आप इसको गायब कर सकते हैं, 00 गायब कर सकते हैं। तो डाटा जो भी होगा वो देखिए किस में आएगा करोड़ में, लिखना भी आपको करोड़ में है। तब इसको गुना अगर करें तो ये 0 हो जाएगा, 5 गुना 5 करेंगे 25 रेस 2 हो जाएगा, और 35 और 2 37 हो जाएगा। तो आंसर जो आप लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 3750 करोड़ रुपए। चलें आगे, अब हम लोग चलें ग्राफ से बाहर निकलेंगे, और यहाँ देखिए एक फिर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, उसका एरिया पूछा जा रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया के बारे में आपको पता है क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो भुजा के लिए क्या लिखेंगे 14 × 14। 2 से कैंसिल, ये 2 बार में, ये 7 बार में, फिर 7 बार में, 7 गुना 7 करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा 49√3, 49√3 यानी डी नंबर। चलिए फिर देखिए दे रहा है एक अर्धवृत्त का पेरीमीटर 36। अर्धवृत्त का पेरीमीटर क्या होता है πr + 2r, तो r को अगर कॉमन लेंगे तो पाई + 2, और ये दिया हुआ है 36 है, तो ये r लिख लिए, पाई के बदले आप 22/7 लेंगे +2 लेंगे = 36 है, तो r इंटू इसको ऐड करेंगे, 7 एलसीएम जब आएगा तो 36/7 बराबर 36 होगा, 36 36 कैंसिल होगा, r का वैल्यू आपका क्या मिलेगा 7। अब आ जाए क्या पूछा जाए, यही चीज़ देखिए पूछा जा रहा है, त्रिज्या निकालना है सेंटीमीटर में, तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो ए नंबर यानी 7 सेंटीमीटर। आगे अब क्वेश्चन देखें, एक आपको अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रखा है वो देखिए दे रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन सिलेंडर का क्वेश्चन है, वक्र सतह का क्षेत्रफल आपको निकालना है। 28 सेंटीमीटर व्यास हो गया तो रेडियस कितना होगा 14 हो जाएगा, व्यास का आधा रेडियस होता है,
और कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ जो होता है वो कितना होता है 2πr/h। इतना ही तो काम करना है। तो ये देखिए 2 लिखेंगे, पाई के लिए 22/7 लिख लेंगे, रेडियस आप 14 लिखेंगे और h आपका कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। अब इसको तो केवल सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 7 से ये कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 22 गुना 2 करेंगे तो 44 और 12 गुना 2 देखिए 24 हो जाएगा, 24 गुना 4 करेंगे 96, रेस्ट 9 बच जाएगा और फिर 96 में 9 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 1056। तो आंसर जो लिखेंगे 1056 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे अब 54 नंबर में चलें। 54 देखिए क्या लिखा हुआ है 10 30 डिग्री -√3/2। अब 10 30 डिग्री का वैल्यू पता है आपको क्या होता है 1/√3 और माइनस में यहाँ क्या ले लेना है √3/2। इसी को सॉल्व कर लेना है। एलसीएम अगर इसका लें तो एलसीएम क्या लिखेंगे 2√3 या √3 × 2 जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ आपका क्या आएगा 2 और माइनस 2 से भाग लगाएंगे तो √3 गुना √3 करेंगे तब कितना आ जाएगा 3। तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो देखिए क्या होगा -1 और बटे में कितना 2√3। तो आंसर हम लोगों का ए नंबर हुआ -1/2√3। चले आगे अब 55 नंबर में देखें। ये देखिए एक ट्रायंगल का यहाँ साइन है, ट्रायंगल DEF में ई पर समकोण है। अब आ जाएं DEF कहा गया और ई पर समकोण बनाया गया। यहाँ D ले लिए, फिर E ले लिए, फिर F ले लिए और ये 90 डिग्री का देखिए कोण हो गया। क्या कहा गया cot D, cot D यानी यहाँ से देखना है। तो cot का मतलब क्या होता है आधार और लंब का रेशियो। तो आधार और लंब का रेशियो है 5/12। तो आप डायरेक्ट डाटा पुट कर लें। इस एंगल के लिए आधार कौन होगा ये होगा, तो यह आधार 5 हो गया और ये 12 हो गया। जब यहाँ 90 है ये 12 है 5 है तो ये निकालेंगे तो क्या आएगा 13। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 25 को जोड़ेंगे तो 169, वर्गमूल निकालेंगे तो 13। पूछा क्या जा रहा है हमको साइन एफ, यानी इसके लिए साइन एफ। तो साइन एफ अगर आप निकालेंगे तो यहाँ लंब का काम और कौन करेगा डी, और क्या होता है साइन में कर्ण आता है तो कर्ण के लिए क्या लिखाएगा DF। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लें। डी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 5 और DF जो हम निकाले वो 13। तो आंसर जो लिखेंगे वो 5/13 यानी क्या हो जाएगा नंबर सी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 56 देखिए कह रहा है हमको कि उस सेक्टर के केंद्रीय कोण के माप का पता लगाएं जिसकी परिधि। अब कोई भी सेक्टर अगर आपका है, सेक्टर देखिए इस रूप से हुआ और ये एंगल का पता हमको लगाना है थीटा। अगर ये आप ले लें r, इसी का पेरीमीटर चाहिए और ये वृत्त की त्रिज्या हमको देखिए दिया हुआ भी है 7, यानी r जो ले रहे हैं ये हम लोगों को पता है कि ये हम लोगों का कितना है 7 है। तो ये 7 लिख लेते हैं। अब हम लोगों को एक चीज़ केवल देखना है कि इसका परिधि जो होता है, परिधि इसका क्या होता है, परिधि होता है देखिए ये चाप की लंबाई। अगर आप इसको O ले लें, यहाँ A ले लें, यहाँ B ले लें तो पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा ये चाप की लंबाई और प्लस 2r, यही पेरीमीटर होगा। और ये पेरीमीटर आपको दिया हुआ है देखिए कितना 25। अब तो केवल वैल्यू पुट करना है और आंसर यहाँ से लिखना है। इसमें आ जाए AB चाप के लिए क्या फॉर्मूला है θ/360 इंटू में क्या करेंगे 2πr। जब 360 रहता है 2πr, थीटा रहेगा तो कितना। अब प्लस में यहाँ देखिए हम लोगों का क्या है 2r और बराबर में क्या है 25। वैल्यू केवल पुट यहाँ r का करना है आपको। तो थीटा और बटे में देखिए 360 या 2 से इसको कैंसिल करके आप यहाँ θ/180 भी लिख सकते हैं। तो θ/180 इंटू पाई के बदले क्या ले लेंगे 22/7 ले लेंगे और इंटू रेडियस के लिए क्या लेना है 7 ले लेना है, प्लस फिर 7 गुना 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 25 में जाके घट जाएगा, यानी यहाँ आप चाहें तो बराबर में, यहाँ बराबर में क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं। अब आ जाए यहाँ से अगर आप देखें तो 7 7 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 11 और यहाँ आएगा 90। तो θ/90 बराबर यहाँ 11 और 11 भी आपस में कैंसिल हो गया यानी 1 हो गया। तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए हम लोगों का आंसर जो होगा
थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो आंसर लिखेंगे 90 डिग्री। चला जाए 57 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन जो देखिए वो दे रहा है हम लोगों को, कहता है कि एक मजदूर एक काम 50 घंटे में करता है, 5 घंटे बाद वह विराम लेता है, विराम आराम में चला गया, तो कितना भाग अभी भी करना बाकी है। तो पहले ये निकालें काम किया कितना, 50 घंटे का काम था, 5 घंटा किया, यानी 5/50 काम कर लिया, 1/10 काम कर लिया। 1/10 काम अगर कर लेता है तो काम बचेगा कितना, घटा दें 9/10, और 9/10 को पॉइंट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.9। तो आंसर हम लोगों का डी नंबर हुआ 0.9। इसके बाद अगर बढ़ें हम लोग अब, तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का रेशियो है 6 और 1। यदि 30 कम ने आवेदन किया होता, चयनित अगर 6 है, अचयनित 1 है, यानी टोटल अगर देखें तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसी को मान लें ये 6x ले लेंगे तो ये 1x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। अब क्या कहता है, यदि 30 कम ने आवेदन किया होता, तो अभी आवेदन करने वाला 7x है, 30 कम तो क्या लिखेंगे 7x - 30 किया होता। और फिर देखिए हम लोगों को कहता है और 10 कम चयनित होते, तो अभी चयनित जो आपका है वो 6x है, तो 10 कम कर लेंगे तो 6x और माइनस में क्या कर लेंगे 10। तो ये जो निकाले ये टोटल और ये जो है चयनित, इसका रेशियो आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ जो रेशियो दे रहा है फिर क्या कहता है, चयनित और अचयनित का रेशियो देखिए कितना है 7:1। तो 7 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी टोटल अगर देखा जाए तो वो 8 होगा और उसमें चयनित 7 होगा। आप ऐसे काम कर सकते हैं। अब आ जाए, अब इसको तो केवल कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ से करेंगे तो 8 गुना 6 करेंगे या 7 गुना 7 कर लें इधर से पहले, 49x - 210 बराबर करेंगे 8 गुना 6 करेंगे 48, 48x और माइनस में 80। इसको ले आके इधर घटा देंगे x, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और इसमें 80 को घटाना होगा। 11 में 8 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो x का वैल्यू निकल गया 130। अब आ जाए, क्या पूछा जा रहा है, कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। प्रारंभिक संख्या, प्रारंभिक संख्या आपका आवेदन करने वाला कितना था 7, तो 7 और गुना कितना करेंगे 123, 13 गुना 7 कर लेंगे तो 91, यानी आंसर जो आएगा वो देखिए कितना आ जाएगा 910। तो आंसर हम लोगों का इस क्वेश्चन का हुआ 910। चलें अगले क्वेश्चन में हम लोग हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है हम लोगों को कि एक सर्किल आपका है, एक वृत्त में एक चतुर्भुज खुदा हुआ है और यदि उस चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर हैं तो सटी हुई भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 और 8। एक सर्किल है, इसी में एक चतुर्भुज है, आमने सामने का कोण बराबर है। ये ध्यान रखें, अगर ऐसा होगा कि आमने सामने का कोण, यहाँ देख रहे हैं एक चतुर्भुज खुदा हुआ है, चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर, विपरीत कोण बराबर होगा और जब इस पे सर्किल पे होगा, तो सर्किल पे जब चतुर्भुज रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने सामने वाले कोण हमेशा 180 डिग्री संपूरक होते हैं, यानी मिला के 180। और अगर वो बराबर हो जाएगा तो 180 को बराबर बराबर कीजिएगा तो ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, उसी प्रकार ये भी 90 होगा और ये भी 90 हो गया, यानी चारों कोण समकोण। तो चारों कोण समकोण होगा तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। और जब ये रेक्टेंगल हो जाएगा, इसमें एक भुजा 6 है और एक भुजा 8 है, तो ये आप निकाल सकते हैं। यहाँ जो हम लोगों का विकर्ण होगा 36, 64 को जोड़ेंगे 100, 100 का वर्गमूल देखिए ये कितना हो जाएगा 10। तो ये सब 90 डिग्री अगर है और रेक्टेंगल अगर आपका है, यहाँ भी 90 डिग्री था, तो ये विकर्ण आपका कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल। और 100 का वर्गमूल अगर देखा जाए तो 100 का वर्गमूल हम लोगों का निकलेगा, वो आएगा कितना 10। अब आ जाए, लेकिन अब पूछा क्या जा रहा है, ये सोचने वाला चीज़ है। तो पूछा जा रहा है देखिए वृत्त का एरिया, तो वृत्त का एरिया, तो पहले इस वृत्त का हम रेडियस निकालेंगे। तो अगर यहाँ आपका 10 है तो ये सर्किल का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो रेडियस निकालेंगे तो 10/2 कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 5। और सर्किल का एरिया क्या होता है πr²। तो πr², आर कितना निकाले 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो आंसर जो हम लोग लिखेंगे 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। चलें अब लास्ट में हम लोग देखें 60 नंबर क्वेश्चन।
30 क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में नॉर्मली पूछा ही जाएगा। तो इस 30 क्वेश्चन का बारी बारी से डिस्कशन आपको दे रहे हैं। निश्चित रूप से इसको गौर से अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो फ़ायदा होगा। आ जाए, क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सबसे पहले तो अब इसी को देखें। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अगर देखा जाए तो कितने के बराबर होता है, कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो इसके बदले देखिए यहाँ क्या लिखाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए है और इस पर रूट भी है, तो रूट भी समाप्त हो जाएगा। तो केवल ऊपर में हम लोगों का क्या बचेगा, कॉट ए, और नीचे जो हम लोगों का है वो क्या लिखा हुआ है, कॉसेक ए। अब इसको केवल आप सॉल्व कर लें। कॉट के लिए क्या लिख सकते हैं आप, कॉस ए बाय साइन ए, और नीचे अगर देखा जाए तो क्या है आपका, कॉसेक ए, और साइन ए इंटू कॉस ए कितना हो जाता है, 1। तो कॉस ए बाय 1 तो क्या लिखिएगा, कॉस ए। तो आंसर जो हम लोगों का होगा वो 60 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कॉस ए। तो इस रूप से ये सारा क्वेश्चन देखिए बारी बारी से आपका हम डिटेल किए, सबको बताए, और इसको जिस रूप से बताया जाता है जो क्वेश्चन को, उस रूप को आप देखें, उसको फॉलो करें, और निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। गौर से उस बातों को सुनेंगे, उससे रिलेटेड जो चीज़ रहता है वो आपको बताते हुए चलते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले क्लास में सेट 3 में। धन्यवाद।